सुन रहे हो? अब क्या? अरे परेशान क्यों हो रहे हो? कैसे ना परेशान रहो? तुम्हारी फरमाइशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या यह मैं अपने लिए कर रही हूँ? बोलो क्या है? शाम को मार्केट चलते हैं, नई क्रॉकरी खरीदनी है। पहले वाली पुरानी हो गई है। ठीक है, तैयार रहना, ऑफिस से आते ही हम चलेंगे। आजकल प्रभाकर और नितिका के बीच कुछ इसी तरह की बातचीत होती थी। महीने भर से यही कार्यक्रम चल रहा था। प्रभाकर की बड़ी बहन लता, उनका बेटा मोहित और बहू दीक्षा ऑस्ट्रेलिया से 10 सालों के बाद उनसे मिलने आ रहे थे। महीने भर पहले बड़ी बहन का फोन आया था। प्रभाकर तो बहुत खुश था, किंतु नितिका के मन में हजारों लहरें उठने गिरने लगी थी। अचानक से उसे अपना पूरा घर पुराना और देहाती सा लगने लगा था और उसे बदलने की चाह में उसने कमर कस ली थी। उस दिन दोनों के बीच कितनी बहस हुई थी। अरे वह मेरी बहन है, मैं उसके सामने बड़ा हुआ हूँ। माँ के जाने के बाद उन्होंने माँ की तरह ही मेरा पालन पोषण किया था। उनसे क्या दिखावा करना। 10 सालों के बाद वह आ रही है। हम लोगों से मिलकर कितनी खुश होंगी, तुम्हें अंदाजा है क्या? हमारी शादी के समय उन्होंने तुम्हें देखा था। वो घर देखने थोड़ी ना आ रही है। अपनों के बीच कहीं यह सब होता है? प्रभाकर ने नितिका को समझाते हुए कहा था। ननद के आने का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, नितिका का घर भी संवरता जा रहा था। पूरे घर में नितिका नजर दौड़ाकर फूली नहीं समा रही थी। स्वयं पर आज उसे गर्व महसूस हो रहा था कि उसके भीतर इंटीरियर डेकोरेशन की कितनी प्रतिभा भरी थी, जिसका उसे भान भी नहीं था। उस दिन पूर्ण रूप से तृप्त नितिका डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी, तो अचानक पुराने बर्तनों को देखकर उसे ध्यान आया और उसने नई क्रॉकरी खरीदने की बात की थी। इस 1 महीने में नितिका इतनी व्यस्त रही मानो उसके घर में शादी हो और उसने पूरी बारात के खाने का इंतजाम कर दिया था। और फिर वह घड़ी आ गई। ननद बहुत ही टाइट शेड्यूल में भारत आई थी। 5 भाई बहनों के बीच उसे 3-3 दिन सबके यहाँ रहना था। उसके बाद उसे गाँव भी जाना था, क्योंकि उनकी बहू ने गाँव नहीं देखा था। नितिका का मन थोड़ा दुखी हुआ था जब उसने सुना कि ननद यहाँ सिर्फ 3 दिन ही रुकेंगी। उसने 1 सप्ताह की तैयारी की थी, हर दिन के मेनू की अलग अलग व्यवस्था की थी। ऐसे में तो वह अपनी पूरी प्रतिभा ननद को दिखा भी नहीं पाएंगी। किसी तरह उसने अपने मन को संतुष्ट किया। मैं 3 दिन में ही उनका इतना स्वागत करूंगी कि वह जीवन भर याद रखेंगी। उसने सोचा। लता दीदी बड़े प्यार से मिली। प्रभाकर और नितिका को गले लगाते हुए उसके आंसू चले। बहुत देर तक वह उन दोनों का हाथ थामे रोती रही। जब बहुत देर हो गई तब पीछे से आवाज आई, मम्मी हम लोगों को भी मामा मामी से मिलने का अवसर दो। क्या हम लोग यूं ही खड़े रहेंगे? पीछे से मोहित ने कहा था तो सभी हंस पड़े। मोहित और दीक्षा के जुड़वा बच्चों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मिलने जुलने का कार्यक्रम बड़ी सहजता से चलता रहा था। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक दीक्षा चौंकी। अरे आयरन और रोहन हाथ छुड़ाकर कहाँ गए? बच्चों को तो हम लोगों ने मिलवाया ही नहीं। लता दीदी ने इधर उधर देखते हुए कहा। सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे। नितिका और प्रभाकर खड़े हुए। बच्चे कहाँ गए? इतने में सभी उठकर खड़े हुए। पूरे घर में उन्हें ढूंढा गया। नितिका तो अपने घर की सज्जा सजा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, मानो कम से कम इसी बहाने लता दीदी पूरे घर को तो देख लेंगी। सिर्फ टेरेस का गार्डन बाकी रह गया था। अभी वह इधर जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक बहुत जोरों से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी उधर ही दौड़ पड़े। बेडरूम की अलमारी पर चढ़कर दोनों बच्चों ने दीवार पर टंगे शीशे और सुनहरे फ्रेम में जड़ित पेंटिंग उतारकर नीचे गिरा दी थी। पूरा शीशा टूटकर बिखर गया था। हंसप्रद नितिका की सांस अटक गई। प्रभाकर चिंतित होकर बोला, अरे बाप रे, पूरे घर में शीशा बिखर गया। लता दीदी ने बेटे बहू से कहा, यह तो बहुत गलत हुआ। बच्चों को संभालो तुम लोग। हाँ, बहुत गलत हुआ। मोहित और दीक्षा ने भी कहा। इतना कहकर वह तीनों सहज हो गए। बच्चे खिलखिला रहे थे, तीनों बच्चों में लग गए। प्रभाकर रूम में बिखरा शीशा साफ करने लगा, मगर नितिका, वह तो यह देखकर भय से कांप उठी। किचन में नितिका रात का डिनर तैयार करने में लगी थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसका दिल और दिमाग अभी भी उसी पेंटिंग में लगा हुआ था। कितनी महंगी पेंटिंग थी। प्रभाकर के मना करने के बाद भी वह खरीद कर लाई थी। प्रभाकर बैठा था उनसे बातें करने को। बहुत सारी बातें थी। 10 साल के बाद मिले थे वह लोग।
पर बातें कहाँ हो पा रही थी। बच्चों की धमाचौकड़ी के कारण सभी का ध्यान उनकी तरफ ही था। बहू बेटे तो अधिक बैठ ही नहीं पा रहे थे, बस बच्चों के पीछे लगे थे। नितिका का मन थोड़ा हल्का हुआ जब उसने अपनी नई क्रॉकरी में उन लोगों के लिए खाना लगाया। सभी डिनर के लिए बैठ चुके थे। नितिका गरम कचौड़ियां तलकर ला रही थी। लता दीदी खुश होते हुए बोली, हम लोग तो वहाँ अपना इतना डाइट कंट्रोल करते हैं कि यह सब खाना ही भूल चुके थे। आज माँ के हाथों के बने खाने की खुशबू आ रही है। नितिका उनकी प्लेट में अभी कचौड़ियां डाल ही रही थी कि चौंक गई। आर्यन और रोहन फिर गायब थे। घबराई से नितिका प्रभाकर से बोली, बच्चे कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ ना, क्या वह खाना नहीं खाएंगे? तभी अचानक रोने की आवाज आई। गरम खाना बेचारा मुंह फाड़े सभी को देख रहा था। सर्च का कार्यक्रम फिर शुरू हो चुका था। दोनों मिले थे, किंतु इस बार बाथरूम में ड्राइंग रूम के शोकेस से एक मूर्ति को निकालकर बाथरूम में पानी की बाल्टी में डुबोकर नहला रहे थे। इसी में आर्यन ने रोहन पर पानी फेंक दिया और वह चीखने चिल्लाने लगा। फिर दोनों गुत्थम गुत्था। सभी दौड़े, उन्हें अलग किया गया, डांटा भी गया, हिदायतें भी दी गई, किंतु वह जैसे ही चुप हुए सब हंस पड़े। अब किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दीक्षा उनके कपड़े बदलने में लग गई। मोहित उसकी मदद कर रहा था। लता दीदी ने थोड़ा बहुत उपदेश दिया और खाने की टेबल पर बैठ गई। नितिका और प्रभाकर सवालिया नजरों से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। पूरे घर का काया पलट हो चुका था। मोहित ने बड़ी समझदारी दिखाई थी। घर के सारे गुलदस्ते और डेकोरेटिव आइटमों को उसने उठाकर घर की अलमारियों के ऊपर छिपा दिया था। कीमती पर्दे झूले का रूप ले चुके थे, जिसके कारण दीक्षा ने उन्हें खोलकर रखने की सलाह दे डाली। किसी को भी आराम से बात करने का अधिक समय नहीं था। घर की स्थिति ऐसी थी मानो दो दिनों में घर छोड़कर जाना हो। नींद और चैन नितिका से दूर हो चुके थे। फिर भी अपने आप को सहज बनाते हुए वह उनके लिए आवभगत में लगी रही। सुबह नाश्ते में लता दीदी ने ही मेनू डिसाइड कर दिया था। उन्होंने हरे मटर की कचौड़ियां और बूंदी का रायता फरमाइश की थी। नितिका ने एक दो आइटम अपने मन से भी बना दिया था। वह सभी नहाकर छत पर धूप सेकने गए। प्रभाकर ऑफिस चला गया था। नितिका टेबल पर नाश्ता परोसकर उन्हें छत पर बुलाने गई। आने में मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा। जैसे ही नितिका नीचे उतरी, उसके शरीर पर तो मानो किसी ने करंट लगा दिया हो। वह होश खो बैठी। बूंदी का रायता पूरे टेबल पर बिखरा हुआ था। 2 प्लेटें भी गायब थी। नितिका ने नजरें दौड़ाई तो देखा कि हॉल के कोने में प्लेट टूटी पड़ी थी और आर्यन और रोहन उन्हें जोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। मानो वह बेचैन सी हो गई। पर लता दीदी की आवाज ने उसे चौंका दिया। नितिका, इतने महंगे क्रॉकरी के सेट को निकालने की क्या जरूरत थी? हम लोग बाहर के थोड़ी ना हैं। रोज के इस्तेमाल के लिए तो स्टील के बर्तन ही ठीक होते हैं। नितिका के पूरे तन बदन में आग लग गई। भुनभुनाते हुए किचन में गई। तुम लोग इसी के लायक हो। और स्टील की प्लेट में उसने कचौड़ियां डालकर उन्हें खिला दिया। मानो आंधियां थम चुकी थी। लता, दीक्षा, मोहित और वह दोनों तूफानी बच्चे आंधियों में गिरे पेड़ की तरह सो रहे थे। नितिका ने अपने भीतर का सारा फ्रस्ट्रेशन प्रभाकर पर निकाल दिया। वह क्रॉकरी सेट कितने महंगे थे, कितना लड़कर मैंने वह खरीदा था। अभी 1 दिन और बचा है। पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। क्यों, तुमने तो 1 सप्ताह का प्लान बनाया था, प्रभाकर ने झुंझुलाते हुए कहा। मैं क्या जानती थी कि ये ऐसे हैं। आज 3रा दिन था। आंधियों में सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी कोई छोटी सी किरण इंसान को जीवित रखने में मदद करती है। वही हालत नितिका की थी। पता नहीं इतना होने के बाद भी आज वह हल्की सी मुस्कान लिए हुए किचन में घुसी। आज उनके जाने का दिन था, शायद इसलिए। अभी सब्जी काटने जा ही रही थी कि लता दीदी की आवाज आई। नितिका, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुमने इतना हैवी खिला दिया कि हम सभी का पेट खराब हो गया। नितिका हक्की बक्की रह गई। बोलने को होंठ खुले पर बोल नहीं पाई। इतने में दीक्षा आई और बोली, दरअसल हम लोग इस तरह की डाइट के आदी नहीं हैं। हम लोग सुबह में ओट्स खाते हैं, दिन में सिर्फ पतली दाल और सलाद लेते हैं। नितिका ने पूछा, और रात में? रात में दूध या फ्रूट या कभी कभी ओट्स भी। नितिका रुकते हुए बोली, ठीक है, आप लोग जो कहेंगे वह मैं बना दूंगी। तब तक मैं अपने और प्रभाकर का नाश्ता बना लेती हूँ। नितिका सब्जी काटते हुए सोच रही थी। सब कुछ खुद ही फरमाइश करके बनवा रही थी और खूब खाया भी। इन लोगों ने अब मुझ पर दोष मढ़ रही हैं कि मैंने खिला दिया।
दोपहर का समय था। नितिका का पूरा घर खाली खाली सा लग रहा था, उजड़े आशियाने की तरह। वह लोग अपना सामान पैक कर रहे थे क्योंकि शाम को उन्हें जाना था। आज प्रभाकर ने छुट्टी ले रखी थी। वह पेट की दवाई ले आया। नितिका ने सभी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दी थी। लता दीदी कमरे में लेटी थी। मोहित, दीक्षा दोनों बच्चों को उछल कूद करने से रोक रहे थे। प्रभाकर बहुत दुखी था। वह प्लेट में खिचड़ी लेकर स्वयं लता दीदी के कमरे में गया और उनके पास बैठ गया। लीजिए दीदी, खा लीजिए। खाली पेट दवा कैसे खाएंगे? आर्यन और रोहन बॉल से खेल रहे थे। अचानक उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने बॉल प्लेट में दे मारी और पूरी खिचड़ी बिस्तर पर बिखर गई। प्रभाकर अपने क्रोध को रोक नहीं पाया। गुस्से में भरकर उसने कहा, बच्चों को मैं दोष नहीं दूंगा, पर दीदी आपको क्या हो गया है? इन बच्चों को कोई तरीका नहीं सिखाया। बचपन में तो हम भाई बहनों को तो आप हर समय अनुशासन का पाठ पढ़ाती रहती थी, किंतु अपने पोतों के प्रति आप इतनी लापरवाह कैसे हो गई? बच्चों को आप लोगों ने ना कोई तरीका सिखाया और ना कोई संस्कार दिया, एकदम जंगली बना दिया, मानो जंगल से आए हो। मोहित से रहा नहीं गया। उसने कहा, दरअसल मामा जी, हम बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करते। अक्सर लोग बच्चों को कि वह परेशान ना करें, इसलिए उनके हाथ में मोबाइल या कोई अन्य गैजेट पकड़ा देते हैं, किंतु यह सही नहीं है। कहीं बच्चों को ले गए तो हाथ में मोबाइल दे दिया ताकि वे शांति से बैठे रहें और हम गपशप करते रहें। मुझे यह पसंद नहीं है। इसका उनके जीवन पर असर पड़ता है। आगे चलकर वही दबा हुआ बचपन बाहर आता है और व्यक्ति असामान्य हो जाता है। तभी दीक्षा ने नितिका की तरफ देखते हुए ताना मारते हुए कहा, दरअसल आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए बच्चों के बारे में आप क्या जाने? उसने तो सहजता से कह दिया, परंतु नितिका तिलमिला उठी। फिर भी नितिका ने अपना आपा नहीं खोया। सहम होते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, पर आप लोगों का बच्चों के प्रति मन का ज्ञान बिल्कुल गलत है। मैं मनोविज्ञान की टीचर हूँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे बच्चों के बीच में रहती हूँ। बच्चों के प्रति व्यवहार हमेशा संतुलित होना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा। काउंसलिंग की जरूरत होती है। और जिस नेचुरल नोटिनेस की आप बात कर रहे हो ना, आज बच्चे हैं तो उनके कार्य आपको प्यारे लग रहे हैं। धीरे धीरे यही उनकी आदत बन जाएगी और बड़े होकर जब अपने ही घर में तोड़फोड़ करेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। मोहित अभी कुछ बोलता कि प्रभाकर ने उसे चुप करा दिया और गंभीरता से कहा, तुम खुद ही सोचो ना, ये कौन सा मनोविज्ञान तुमने पढ़ लिया? आज 3 दिन हो गए इस घर में। 3 दिन में पूरे घर का कितना नुकसान हुआ। मैं तुम्हारा मामा हूँ, इसे तुम अपना ही घर समझो। क्या तुम्हारे घर का सामान बर्बाद होता तो तुम्हें दुख नहीं होता? महीने भर से नितिका तुम लोगों के आने की खुशी में इतनी उत्साहित थी कि पूरे घर को सजा सवार दिया। दीदी का तो यह मायका है, उसने उनका मान रखा उनके बहू बेटे के सामने। तुम लोगों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना छोड़ना चाहती थी, पर तुम ही लोग देखो इस घर का क्या हाल हो गया है, बिल्कुल उजड़ा चमन बन गया है। इस बात को हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते तो सिर्फ यह सोचो ना कि 10 सालों के बाद हम लोगों से मिले हो, कितनी बातें हुई, कितनी यादें थी। तुम लोगों को कितना वक्त मिला हमसे बात करने का। हमारे पास 2 मिनट ढंग से नहीं बैठ पाए और फिर कब आओगे यह भी नहीं पता। लता दीदी अब तक चुप बैठी थी, अचानक मुखरित हुई। कहीं दूर देख रही उनकी आंखें उदास थी। तुम सही कह रहे हो प्रभाकर। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मोहित की जब पढ़ाई हो रही थी उसी समय लता दीदी के पति इस दुनिया से चले गए। मोहित जो डिग्री लेना चाहता था वह ले नहीं पाया, फिर भी वह MBA करके दिल्ली में नौकरी करने लगा। ये बातें वैसे प्रभाकर भी जानता था। दीक्षा से जब मोहित की शादी हुई तब वह दिल्ली में ही रहते थे। नितिका उस समय बहुत बीमार थी, जिस कारण से प्रभाकर शादी में नहीं जा पाया। दीक्षा की सारी बहनें विदेश में रहती थी। सिर्फ समाज में दिखावा और अपनी बहनों की होड़ में उसने मोहित को भी वहां जाने के लिए विवश किया और फिर सभी वहां चले गए। आज स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे 2 कमरों के मकान में रहते हैं। सारे फोल्डिंग फर्नीचर है, जरूरत हुई तो उपयोग किया, वरना मोड़ कर रख दिया। घर में बस जरूरत भर का सामान है। मोहित दीक्षा सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। बच्चे शादी के 6 साल के बाद हुए और वह भी जुड़वा। वातावरण बिल्कुल शांत था, किंतु बोझ सा लिए हुए। लता दीदी रोते हुए बोली, मुझसे उतना नहीं होता और इन लोगों के पास समय ही नहीं कि बच्चों को कुछ सिखाए पढ़ाए।
सिर्फ इनकी जरूरतों को पूरा कर दिया जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा सजा सवारा घर और इतना सामान देखकर और भी ये असामान्य हो गए थे, इस कारण इस तरह की हरकतें कर रहे थे। एक बात और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर विदेशों के प्रति लोगों में एक अजीब सा आकर्षण है, जिसमें मैं भी कभी शामिल थी। लोगों ने इसे स्टेटस सिंबल बना दिया है, किंतु विदेश जाने के बाद मेरा वह आकर्षण अब समाप्त हो गया। लता दीदी उठी और नितिका के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नितिका, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। एक तो पता नहीं क्यों विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भारत में रहने वाले लोगों का एक अलग ही इमेज हो जाता है। उन्हें अपने से ज्यादा हाई फाई समझने लगते हैं। एक तरफ तो तुम्हारा हम लोगों के प्रति स्नेह प्रेम था, दूसरी तरफ यही हाई फाई इमेज, जिसके कारण तुमने हमारे सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। रही बात मोहित का कहना नेचुरल नोटीनेस की, तो मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हमारा व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बहुत स्वतंत्र भी नहीं और बहुत रोका टोकी भी नहीं। यह हमारे तजुर्बे पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसी सीख और संस्कार देते हैं। यह सच है कि बच्चों की शैतानियां बचपन में बहुत प्यारी लगती हैं, किंतु आगे चलकर वही आदत बन जाए तो जीवन को तहस नहस कर देती हैं, बिल्कुल इस घर की तरह। उनके बचपन को कभी मत छीनो, लेकिन मेरी भी यह गलती थी। इनके साथ रहकर मैं भी उसी वातावरण में ढल गई थी। मोहित कहता है कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। यही समझकर उनकी गलत हरकतों को हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। कमरे में उदासी सी छा गई। सभी जाने की तैयारी में थे। अचानक जोरों से कुछ फटने की आवाज आई। बातों के बीच में आर्यन और रोहन गायब हो चुके थे। कोई कुछ कहता, इसके पहले ही मोहित और दीक्षा दौड़कर टेरिस पर गए। जाते जाते उन्होंने फूलों के 2 गमले तोड़ दिए थे। दोनों को जोर से डांटते हुए मोहित ने एक एक थप्पड़ लगा दिया था। बच्चे सहम गए थे, क्योंकि उनके साथ यह पहली बार हुआ था। दोनों ने दहाड़ मार कर रोना शुरू कर दिया। मोहित का हाथ फिर से उठता कि प्रभाकर ने पकड़ लिया। इतनी जल्दबाजी नहीं मोहित, इन्हें सुधारने का यह तरीका गलत है। तुम्हारा व्यवहार सामान्य होना चाहिए, समय लगेगा इन्हें आकार देने में। बहुत अधिक धैर्य और संतुलन की जरूरत है। पहले स्वयं को ठीक करो, तब बच्चों को सुधारना। कहीं भी रहो, किसी भी मिट्टी में रहो, किंतु अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहो। दीक्षा की आंखों में आंसू भर आए थे। वह आगे बढ़ी और नितिका का पांव स्पर्श करते हुए उसने दुख भरे स्वर में कहा, मामी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आपने ठीक ही कहा था। ढेर सारे बच्चों के बीच में आप रहती हैं। मैं तो 2 ही बच्चों के साथ हूँ। आप मनोविज्ञान पढ़ी हो। सॉरी मामी, इनकी परवरिश के टिप मैं आपसे ही लूंगी। नितिका हंस पड़ी। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।